हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि जैव संचयन क्या होता है और जैव आवर्धन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एनवायरनमेंट आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए पहले मैं वो फिनिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते कि कुछ और भी अ, इसके साथ चले तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो भी मैं पहले करा दूँ। तो चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं, क्या होता है जैव संचयन और जैव आवर्धन। पहले हम बहुत आसान लैंग्वेज में से समझेंगे। देखिए क्या होता है ना, आप जानते हैं कि अब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन आता जा रहा है। तो वो पॉल्यूशन जो जानवर हैं, इंसान है, सबके खाने में भी आ रहे हैं, है ना। और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या होता है ना, कि मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया था फूड चेन, तो फूड चेन में मैंने आपको बताया था पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें शाकाहारी खाते हैं, उन्हें मांसाहारी खाते हैं, फिर उनको दूसरे मांसाहारी खाते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन चलती है। तो अब मान लीजिए कि कोई प्रदूषक है, ऐसा प्रदूषक जो नष्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, बना रहता है ना। और जो इंसान के जो टिश्यू होता है उसमें जो फैट होता है उसमें घुलनशील होता है, मतलब उसमें घुलता है। तो ऐसा कोई अगर प्रदूषक है, तो अगर वो मान लीजिए एक जानवर ने खाया, उसको दूसरे ने खाया, उसको तीसरे ने खाया, तो एंड का जो जानवर होगा उसमें क्या होगा, उस प्रदूषक की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी और उसे सबसे ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएगी। तो इसे हम जैव संचयन और जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, अब और आ जाएगा। जैव संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थों, टॉक्सिक सब्सटेंस या प्रदूषक का प्रवेश किसी जीव में होता है और उसका संचयन लगातार होता जाता है। तो बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस या प्रदूषक जो होता है वो किसी एक जीव में आता है, ठीक है, उसमें प्रवेश करता है और उसका संचयन उसमें, मतलब वो लगातार इकट्ठा होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रदूषक समांतर नष्ट नहीं होते, अर्थात अजैव, निम्नीकृत, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो अपने आप नष्ट नहीं होते हैं ना, और मतलब कि इन्वायरमेंट में नष्ट नहीं हो पाते हैं, रहते हैं। तो जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है और इसे जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि जैव संचयन में क्या होता है, मतलब लगातार उनमें वो प्रदूषक इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जब उसका स्थानांतरण, मतलब वो जब अगले पोषण स्तर के जीवों में जाएगा तो क्या होता है, उनमें इन जो अगले पोषण स्तर के जीव होंगे उनमें इन प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता में बढ़ती जाएगी, है ना। उनकी जो मात्रा होगी, क्वांटिटी प्रदूषक की, वो बढ़ती जाएगी। इसे ही जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो जब प्रदूषकों का लगातार संचय होता जाता है तो इसे हम जैव संचयन कहते हैं, और जब उनकी मात्रा और सांद्रता में वृद्धि होती है तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, अगर अंतर पूछे तो। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में इन प्रदूषकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारी होंगे, मतलब जो सबसे ऊपर होंगे फूड चेन में, उनमें क्या है, इन प्रदूषण की सांद्रता सबसे ज़्यादा हो जाती है। जैव आवर्धन तभी होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय हो। तो देखिए, बायोमैग्निफिकेशन जब होता है जब जो पॉल्यूटेंट है, जो भी है प्रदूषक, वो क्या है, जो बसा होता है, जो फैट होता है, उसमें घुलनशील होना चाहिए, है ना, और जैविक रूप से सक्रिय हो, तभी होता है। अगर मान लीजिए वो प्रदूषक अंदर आया और अंदर मतलब खाया और निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके का है, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो हमारे वसा में घुलनशील है, जैविक रूप से सक्रिय है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि प्रदूषकों की माप के लिए उन ऊतकों को चुना जाता है जिसमें वसा जमा होती है। यदि प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो वो चिंतनीय नहीं है। अगर अब हमें ये देखना है कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, मतलब प्रदूषक है एक उसमें, तो हम क्या ऐसे टिश्यू लेंगे जिसमें फ़ैट हो, क्योंकि क्या है, वो जो प्रदूषक है वो फ़ैट में घुलनशील है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नापते हैं कि कितना है। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों का न केवल लंबे समय तक बने रहना आवश्यक है, बल्कि उनका स्थानांतरणशील होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन जब होगा जब जो प्रदूषक है वो लंबे समय तक बने रहते हो और एक दूसरे में जाते रहते हो, मतलब स्थानांतरणशील हों। जैव आवर्धन के उदाहरण, अब देखिए ऐसा कौन सा प्रदूषक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे, पर ऐसा है क्या। तो इसके एग्जाम्पल में डीडीटी आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो डीडीटी जो है वो जैव आवर्धन का उदाहरण है। देखिए, इसका जो डीडीटी है इसका यूज़ हम करते हैं मच्छरों को मारने में।
तो जो शिकारी पक्षी होते हैं वो इन मच्छरों को खाते हैं, या जैसे भी उनमें पहुंचता है तो क्या होता है, डीडीटी क्या करता है, उनके जो एग्स होते हैं, अंडे, उनकी दीवार को पतला कर देता है। तो वो पूरी तरीके से, जो उनका बच्चा होता है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाता है, और पहले ही इस तरीके से क्या होता है कि पक्षियों की संख्या, पहले अंडे टूट जाते हैं और जिससे पक्षियों की संख्या में गिरावट हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पर्यावरण को बायोमैग्निफिकेशन से नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब पढ़ते हैं, जिसका प्रयोग फिलहाल मच्छरों को, डीडीटी का प्रयोग फिलहाल मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। यह कुछ शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि डीडीटी उनके अंडों की शेल्स को पतला बना देता है। अंडे की दीवार जो होती है शेल को पतला बना देता है, जो परिपक्व होने से पहले ही टूट जाती है। इस तरह उनकी संख्या में गिरावट होती है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी दक्षता, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स ही हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी का 10% ही दूसरे उसमें पोषण स्तर में पहुंचता है। ठीक है, मतलब तो क्या होता है कि जब एनर्जी मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा रही है, मतलब पेड़ पौधों से शाकाहारियों में, शाकाहारी से मांसाहारी में, तो वो कितनी कुशलता से जा रही है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब अच्छे से जा रही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अतः पारिस्थितिकी दक्षता का पारितंत्रीय जटिलता और स्थायी से सीधा संबंध होता है। ऑब्वियसली जितना अच्छा एनर्जी का ट्रांजैक्शन स्मूथ होगा, उतना जो हमारा इकोलॉजिकल है उसमें स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, है ना, क्योंकि अच्छे से क्या हो रहा है, फूड चेन चल रही है, और उतनी पारितंत्रीय जटिलता होगी। समानता प्रत्येक पोषण स्तर में 10% होता है। ठीक है, ये मैं बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे जीवीय पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है, बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए क्या होता है ना, इसको भी पहले अच्छे से समझते हैं। देखिए यही है, मैं आपको यहाँ से पढ़ने का आपको फ़ायदा है कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो पूरी चीज़ समझ में आ जाए। ये क्योंकि अगर बुकिश लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है और ऐसा आपको कहीं नहीं, बहुत कम मिलेगा। तो देखिए क्या होता है जीवीय अनुक्रम। पहले इजी लैंग्वेज में देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई जगह है, बंजर जगह है एकदम, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे चट्टानें हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे उन चट्टानों पे काई जमती है, फिर कुछ जीव पनपते हैं, फिर वो उन दूसरे जीव आते हैं, वो अगर ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो पहले वाले ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे जीव आते हैं, फिर लास्ट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो रहेगा। तो इस तरीके से एक सक्सेशन चलता है, वो होता है। ठीक है, और अच्छे से भी आपको समझ में आएगा। जीवीय अनुक्रम एक ऐसी इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक विकास होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो हमारा बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन है या जीवीय अनुक्रम, वो एक ऐसी इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, उसका क्रमिक विकास होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट होता है इस जीवीय अनुक्रम द्वारा। जैविक समुदाय कभी स्थायी नहीं होते, बल्कि वे समय और स्थान के साथ निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील होते हैं। देखिए हम अगर अपना इन्वायरमेंट देखें, कुछ भी देखें, तो हमें लगेगा कि स्टेबल है अभी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जैविक समुदाय होते हैं वो कभी स्थायी नहीं होते, वो समय के साथ बदलते रहते हैं, है ना, चेंज होते रहते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कुछ जीव हैं तो वहाँ पे कभी दूसरे टाइप के जीव दिखेंगे, या फिर वो जीव उनकी संख्या कम ज़्यादा होगी। तो मतलब वो, मेरा कहने का मतलब है कि जैविक समुदाय हमेशा बदलता रहता है, वे कभी भी अपने जाति घटकों या भौतिक पर्यावरण के साथ स्थायी संतुलन में नहीं पाए जाते। जो जैविक समुदाय होता है वो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक स्थायी संतुलन में नहीं होता है ना, स्टेबल नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है जैविक समुदाय। अनुक्रम सक्सेशन परिवर्तन की इसी प्रगामी श्रृंखला प्रोग्रेसिव सीरीज को कहते हैं। सक्सेशन क्या है, जो ये चेंज होता रहता है, इसी प्रोग्रेसिव सीरीज को कहते हैं सक्सेशन। ठीक है, इसके में अपेक्षाकृत स्थायी समुदाय किसी निश्चित समय और क्षेत्र विशेष में स्थापित हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जो स्थायी समुदाय होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जब सबसे ज़्यादा रह पाएगा, वो उस निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय और क्षेत्र में स्थापित हो जाएगा। इस तरह अनुक्रम के द्वारा किसी क्षेत्र की प्रजाति की संरचना में परिवर्तन का पता चलता है। सक्सेशन से हमें ये पता चलता है कि उस क्षेत्र की जो प्रजाति और की संरचना में क्या चेंज हो रहा है। जीवीय अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय अग्र समुदाय पायोनियर कम्युनिटी कहलाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। देखिए कोई चट्टान है, उस पर क्या हुआ, सबसे पहले कोई काई जमी, है ना, फिर पेड़ पौधे हो गए, फिर जीव जंतु आए। तो जो सबसे पहले जीव वहाँ आएगा उसे हम पायोनियर कम्युनिटी समुदाय अग्र समुदाय कहते हैं। जबकि इस अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक सीर कहते हैं।
देखिए क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 4 टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले 1 आया तो उसको हम प्रथम जीव या समुदाय, अग्रज समुदाय कहते हैं। उसके बाद 2 आया, लेकिन 2 ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, फिर 3 आया, फिर 3 भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। तो ये चेंज हुए ना, मतलब वो जानवर आए और गए। तो इस अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील जो समुदाय चेंज हो रहा है उसको क्रमक सीर कहते हैं। और फिर जो 4 आया वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, वो सबसे लास्ट तक रहा, तो उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय कहेंगे। प्रक्रिया के अंत में जो समुदाय अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाता है उसे चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। आया समझ में आपको कि जो सबसे पहले प्रथम जीव होगा उसको हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, अग्रज समुदाय। उसके बाद जो और भी आते हैं समुदाय, है ना, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं, तो उनको हम क्रमक सीर कहते हैं। और जो अंत में जो समुदाय होगा, जो सबसे स्टेबल रहेगा, सबसे सफल रहेगा, उसको हम चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अनुक्रम चाहे जल में शुरू या स्थल पर, उनका चरम समुदाय ही बन होता है। अब देखिए लास्ट में क्या होगा, वहाँ पे बन ही मतलब फॉरेस्ट बन जाएगा, तो जो उसका चरम समुदाय होता है वो हम वन होता है। जीवीय अनुक्रम का चरण निम्नलिखित दिशाओं में चलता है। जीव मतलब जो जो जीवीय अनुक्रम होता है, उसका जो चरण होता है वो इस तरीके से चलता है। जैसे जीवों में की प्रजातियों की भिन्नता देखते हैं, फिर जीव और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, किंतु जैव उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह में कमी। ठीक है, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये और है टॉपिक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। बाय।